गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते तो बहुत शुरू से हैं। तीसरी क्लास से संख्या पद्धति के बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, परंतु इसका कॉन्सेप्ट अंत तक क्लियर नहीं हो पाता है कि कौन किसका हिस्सा होता है। और इससे संबंधित प्रश्न जो हैं रेलवे की परीक्षाओं में, बैंक की परीक्षाओं में, शिक्षक नियुक्ति के लिए जो एस्टेट और सीटेट की परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में, और 9वीं क्लास की परीक्षा में भी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मिनिमम जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें मिनिमम 2 प्रश्न तो ज़रूर इससे आते हैं। आइए आज समझते हैं कि संख्या पद्धति में क्या क्या होता है, कौन किसका हिस्सा होता है, कौन सी संख्या हमें पढ़नी है और कौन सी संख्या हमें नहीं पढ़नी है। आइए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति को अंग्रेजी में कहा जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम के 2 भाग होते हैं। सबसे पहले इसका 2 हिस्सा बनता है। इसके 2 हिस्से में एक संख्या जो होती है उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। इसमें वह सभी संख्याएं आती हैं जिसका प्रयोग हम लोग अपने गणित विषय में प्रश्नों को हल करने के दौरान करते हैं। जैसे ऋणात्मक इन्फिनिटी से धनात्मक इन्फिनिटी तक, और इसके साथ में दशमलव वाली संख्या, दशमलव की संख्या के बाद भिन्नात्मक संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याओं के साथ परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्याएं इसमें इंक्लूड होती हैं। तो अगर इसको उदाहरण के रूप में हम समझें तो उदाहरण के रूप में ये होगा -1 इन्फिनिटी तक, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक, -1/2, 1/2, 2.0, 2.2, √2, ये सभी तरह की संख्याएं वास्तविक संख्याओं के परिवार के अंतर्गत आती हैं। दूसरी संख्या होती है इसकी अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या जिसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में वैसी संख्याओं का समूह आता है जो ऋणात्मक हो और करनी के अंदर हो, जैसे -√2 और -√4। इन संख्याओं को निर्देशित करने के लिए 2i इसका भी प्रयोग किया जाता है, 3i इसका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन संख्याओं को हम लोगों को इस स्तर में नहीं पढ़ना है। जब हम गणित आगे पढ़ते हैं तब जाकर के इस तरह की संख्याओं के बारे में जानकारी हमें मिलनी शुरू होती है, और तब हम उसके बारे में जानते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशन। वास्तविक संख्या के साथ अगर अवास्तविक संख्या का कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। इसमें से कोई भी एक वास्तविक संख्या ले लीजिए, जैसे 2
और प्लस इसमें से एक संख्या ले लीजिए 2i। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। इसके बारे में भी हम लोगों को न रेलवे में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, न बैंकिंग में आते हैं, न 9वीं क्लास की परीक्षा में आते हैं। इस स्तर में इस तरह के कोई प्रश्न इससे संबंधित नहीं आते हैं। अब आते हैं वास्तविक संख्याओं पर। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वह मुख्य रूप से इसमें से हम इसका खंड बना सकते हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में कहा जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। दूसरा होगा इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अलग करते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं -3, -2, -1 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब होता है इन्फिनिटी तक। इसके बाद 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये भी इसका मतलब इन्फिनिटी तक, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की संख्याएं। उसके बाद ऋणात्मक संख्या -1/2, 1/3, 2.3, इस तरह की सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। वो सभी संख्याएं, परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि वह सभी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें q जो होता है अर्थात किसी भिन्न का जो हर होता है वह कभी शून्य नहीं हो सकता। तो उस तरह की सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या में रखते हैं। अपरिमेय संख्या में क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या में वह संख्या रखी जाती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे √3, √2, √5। इस तरह की संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है या कोई एक सिस्टम डेवलप नहीं होता है, जैसे 2.12, 112, 1112, इस तरह की कोई संख्या अगर मिलती है तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। अब जो परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या और भागों में बढ़ती है। 9वीं कक्षा में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच के बारे में। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ उन पर कई तरह की संक्रियाएं करते हैं, कई तरह के उसमें सिस्टम पढ़े जाते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम देखें कि वह सभी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में जो लिखे जाते हैं उन संख्याओं में -इन्फिनिटिव से लेकर के +इन्फिनिटिव तक, से +इन्फिनिटिव तक। इसके बाद -1/2, 1/3, 2.3 या 2.3 का बार, ये सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। ये सामान्य संख्याएं हैं, जैसे -1, -2, -3, -5, -4, इस तरह की संख्याएं हैं। ये जो है ये परिमेय संख्या है, ये भिन्नात्मक संख्याएं हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भिन्न संख्याएं होती हैं वह नकारात्मक नहीं होती हैं, नेगेटिव नहीं होती हैं। मतलब 1 -1/2
रेशनल नंबर तो है, लेकिन यह भिन्न संख्या नहीं है। अब 1/3 जो है ये भिन्न संख्या भी है और रेशनल नंबर भी है, ये दोनों चीज़ें हैं। ये 2.3 इसको हम लोग गणित में टर्मिनेटिंग डिसिमल के रूप में जानते हैं। टर्मिनेटिंग डिसिमल, टर्मिनेटिंग डिसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डिसिमल का मतलब होता है कि वह डिसिमल जिसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, माने शांत दशमलव, इसको कहा जाता है हिंदी में शांत दशमलव। और यह जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, इसको कहते हैं अशांत, हिंदी में कहते हैं इसको अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव हम लोग कहते हैं 2.3 और इसके ऊपर इसको कहते हैं बार। तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। परिमेय संख्या जो है वह मुख्य रूप से दो भाग में बढ़ता है। पहला होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है घनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को अंग्रेजी में कहते हैं नेगेटिव इंटीगर, नेगेटिव इंटीगर, और इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीगर्स। तो अगर देखा जाए तो ऋणात्मक पूर्णांक में आते हैं -3, -2, -1 इसका, और ये इन्फिनिटी तक ये आता है। इसमें 0 आ जाता है, इसमें भी 0 आता है, और 0, 1, 2, 3 ... इन्फिनिटी तक। इसी घनात्मक पूर्णांक को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या अर्थात अंग्रेजी में इसको कहते हैं होल नंबर। अब इसके अतिरिक्त ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को अगर देखा जाए तो इसके अतिरिक्त और कुछ संख्याएं इसमें छूट जाती हैं, जैसे -1/2 और 1/3। तो ये भिन्न संख्याएं हैं, इसमें हम इसको भिन्न संख्या कहते हैं और ये भिन्न संख्या का हिस्सा नहीं होता है। अभी हम लोग इसकी चर्चा किए थे। तो भिन्न संख्याएं अर्थात फ्रैक्शनल नंबर, एक संख्या इसमें और ऐड कर लीजिए, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या इसको फ्रैक्शनल नंबर कहा जाता है, फ्रैक्शनल नंबर। अब जो ये पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या चूंकि शून्य से शुरू होती है और एक एक की बढ़त हासिल करती हुई अनंत तक जाती है, इसमें से हम अगर पूर्ण संख्या को हटा दें तो यह पूर्ण संख्या हो जाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में क्या होता है, तो गिनती की जो संख्याएं होती हैं, जैसे जो संख्या 1 से शुरू होती है, गिनती हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3 ... अनंत तक, इन्फिनिटी तक यह जाता है। तो यह जो संख्याएं होती हैं यह प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याओं के परिवार में एक सदस्य अधिक होता है, अर्थात ये 0, 1, 2, 3 ... इन्फिनिटी तक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। मतलब
ऑल नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में हम कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से अब भिन्न संख्याएं जो हैं, भिन्न संख्याएं भी कई भागों में बढ़ जाती हैं। एक होता है इकाई भिन्न, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न में क्या होता है, वैसा भिन्न जिसका अंश एक हो, जिसका न्यूमरेटर 1 हो, जैसे 1/3, 1/5, 1/6, कुछ भी, ये इकाई भिन्न कहलाते हैं। ध्यान देना है, भिन्न संख्या वही होती है जो धनात्मक हो, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। दूसरा होता है सम भिन्न। सम भिन्न क्या कहलाता है, तो सम भिन्न जो होता है वह कहलाता है जिसका अंश हर से छोटा हो, जैसे 3/5, 2/7, 2/9, इस तरह की संख्याएं जो हैं, इस तरह की जो भिन्न संख्याएं हैं उसको हम सम भिन्न कहते हैं। तीसरा होता है इसका विषम भिन्न, विषम भिन्न। विषम भिन्न में क्या होता है, जिसका अंश अर्थात जो ऊपर वाली संख्या है वह नीचे वाली संख्या से अर्थात हर से बड़ा हो, जैसे 5/2 या 5/2, 6/5, इस तरह की संख्याएं जिसका अंश बड़ा हो उसको विषम भिन्न कहते हैं, जिसका हर बड़ा हो उसको सम भिन्न कहते हैं, और जिसका अंश एक हो उसको इकाई भिन्न कहा जाता है। अब इसके आगे देखते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या जो होता है वह अब कई भागों में बढ़ जाता है। इसको हम प्राकृत संख्या को कई भागों में बांटते हैं, जिसका सबसे पहला हिस्सा होता है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को अंग्रेजी में हम कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। ये क्या होता है, तो वह सभी संख्याएं, सम संख्या के अंतर्गत वह सभी संख्याएं आती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं होती हैं, हो सकती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। दूसरा होता है विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर। ये वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, इसी तरह से, और आगे अनंत तक ये संख्या जाती है। ये भी संख्या अनंत तक जाती है। विषम संख्या के बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके कम से कम 3 अपवर्त हों, 3 अपवर्तक हों, अर्थात 3 डिवाइजर हों, 3 संख्याएं ऐसी हों जिससे वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। 4 को अगर हम भाग दें तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, तो 4 भाज्य संख्या हुआ। 4 के बाद की संख्या है 6। 6 को अगर कटाया जाए तो ये 1 से कटता है, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा, अर्थात इसके अपवर्तकों की संख्या 4 है। इसी तरह से 6 के बाद की संख्या है 8। ये 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है। 8 के बाद होता है 9 और इसी तरह से यह आगे की ओर बढ़ता है। बस ये ध्यान देना है कि भाज्य संख्याओं में केवल वही संख्या आती है जिसके कम से कम 3 अपवर्तक हों।
इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की क्या विशेषता होती है? तो इसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, इसके केवल दो ही अपवर्तक होते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 को अगर कटाना होगा तो यह केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, और किसी अंक से यह नहीं कटेगा। यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ ध्यान देने लायक है कि 2 एक ऐसी और केवल एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी होती है। इसके बाद का कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि उसके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। 2 के बाद की संख्या है 3, 3 के भी 2 ही अपवर्तक हैं, या तो ये 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा। 1 और 3 के अतिरिक्त यह और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 3 के बाद 5, 5 के साथ भी वही बात है, 5 या तो 1 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा। इन दोनों संख्याओं के अतिरिक्त यह और किसी संख्या से नहीं कटता है। 5 के बाद 7, और इसी तरह से यह भी अनंत तक होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 तक केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के बीच में केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसको हमको याद कर लेना चाहिए। अगर हम याद कर लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न केवल देखने मात्र से ही बन जाएंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 67 के बाद 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये 25 संख्याएं 1 से 100 के बीच में ऐसी हैं जो अभाज्य हैं। यहाँ एक खास ध्यान देने वाली चीज़ है कि 1 जो होता है वह न भाज्य संख्या में आता है न अभाज्य संख्या में आता है। यह दोनों में से किसी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि केवल इसका एक ही फैक्टर होता है, जबकि परिभाषा जो होता है भाज्य संख्या की परिभाषा है कि इसके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, मतलब 3 गुणनखंड इसके होंगे। अभाज्य संख्या की परिभाषा है कि इसके कम से कम 2 फैक्टर होंगे, 2 से अधिक फैक्टर इसके नहीं होंगे और 2 से कम फैक्टर भी नहीं होंगे। और 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है। इसी वजह से एक ऐसी संख्या है जो न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको एक विशिष्ट इकाई तत्व के रूप में गणित में समझा जाता है। इसके बाद की जो संख्या होती है उसका नाम है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर एक ऐसी संकल्पना है कि जिसमें किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योगफल अगर उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो तो हम कहते हैं कि वह एक परफेक्ट नंबर है। जैसे 6 का अगर अपवर्तक निकाला जाए, माने गुणनखंड निकाला जाए, तो 6 1 से विभाजित होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और 6 से होता है। अगर हम इस सबको जोड़ें तो 1 + 2 + 3 + 6, इसका योगफल हुआ 12, अर्थात इसके अपवर्तकों का योगफल इस संख्या के 2 गुने के बराबर होता है।
इसके अपवर्तकों का योगफल इस संख्या के दोगुने के बराबर होता है, तो ऐसी संख्या को हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। 1 से 100 के बीच में केवल 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जिसको संपूर्ण संख्या कहा जा सकता है। एक 6 है और दूसरा 28 है। 28 के अपवर्तकों को देखिए। 28 1 से विभाजित होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 7 से होता है, 14 से होता है और 28 से होता है। अगर इसे सबको हम जोड़ दें तो 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 14 जोड़ 28 कितना होगा? 8 4 12, 12 7 19, 19 4 23, 23 2 25, 25 और 1 26 का 6 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 1 5, 56। अर्थात इसके भी अपवर्तकों का योगफल इस संख्या के दोगुने के बराबर है। अर्थात 1 से 100 के बीच में यह 2 ऐसी संख्याएं हैं जिसको हम संपूर्ण संख्या कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब कुछ और चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या और संपूर्ण संख्या पर कुछ और संक्रियाएं। जैसे अगर देखा जाए तो जितनी भी सम संख्याएं हैं, सम संख्या का वर्ग जो होता है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है और विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या ही होता है। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। विषम संख्या ही होता है। सम संख्या का वर्ग किसी भी स्थिति में विषम संख्या नहीं हो सकता है और विषम संख्या का वर्ग किसी भी स्थिति में सम संख्या नहीं हो सकता है। भाज्य संख्याओं को और अभाज्य संख्याओं को पहचानने का एक सामान्य नियम होता है कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या लिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमको पता करना है कि 113 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। इसको जानने का तरीका ये है कि इसके निकट की कोई वर्ग संख्या देखते हैं। तो 113 के निकट की वर्ग संख्या है 144 और इसका वर्गमूल होता है 12। तो 12 से छोटी अभाज्य संख्याओं से अगर यह विभाज्य है तो हम कहेंगे कि ये भाज्य संख्या है, और अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये अभाज्य संख्या है। जैसे देखिए 113 2 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई अंक जो है वह 3 है। 3 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि इसके अंकों का योगफल 3 1 4 1 5, अंकों का योगफल 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात यह 3 से संख्या विभाज्य नहीं होगा। 5 से विभाज्यता के लिए आवश्यक होता है कि इकाई अंक 0 हो या 5 हो, तो ना 0 है ना 5 है, अर्थात ये 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से विभाज्यता के लिए 7 से अगर इसको हम भाग दे करके देखें तो 7 से भाग देने पर भी ये विभाजित नहीं होगा, शेष बच जाएगा। तो 7 से भी ये विभाज्य नहीं है और 11 से भी यह विभाज्य नहीं है और 13 इसमें देखना नहीं है। हम लोगों को 2 3 5 7 11 तक ही देखना था, अर्थात यह किसी से नहीं कटा। इसका मतलब यह है कि यह जो संख्या है यह एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह से इसी नियम के आधार पर हम किसी संख्या को कि वह संख्या भाज्य है कि अभाज्य है हम आसानी से पकड़ सकते हैं। इसके बाद इस पर कुछ अन्य संक्रियाएं भी होती हैं जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे।